लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेल मेम्ब्रेन को, हमने अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को समझा था। और अब इस वीडियो में हमें बात करना है सेलुलर ऑर्गेनेल के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनेल, सेलुलर ऑर्गेनेल के बारे में। ऑर्गेनेल का मतलब है पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। हम लोग एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, तो एनिमल सेल में सबसे पहले हमें सेलुलर ऑर्गेनेल यानी सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इस सेलुलर ऑर्गेनेल को अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ये सेल है एनिमल सेल, यह है एनिमल सेल, एनिमल सेल। बाहर का ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम लोग सेलुलर ऑर्गेनेल के बारे में समझ रहे हैं। तो वैसे तो एनिमल सेल में ढेर सारा सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, बहुत सारा होता है। लेकिन हमें सबसे पहले पढ़ना है इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जैसे इस सेल के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है सेल का। क्या है? सेल का पार्ट है, सेल का कंपोनेंट्स है, सेल का मटेरियल है, ये भी बोल सकते हैं। तो समझते हैं अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एक वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो वर्ड है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिंगुलर वर्ड है, ये है सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ड है, सॉरी प्लूरल वर्ड है। और सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियन, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर रहेगा एक, तो उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और एक से अधिक रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका वर्ड आया कहाँ से, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व होकर आया है यूकैरियोट्स में, तो उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस इसका माइटोकॉन्ड्रिया के वर्ड के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए कोलिकर 1857 में, और इन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम कोलिकर 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखाया गया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम रखाया गया बायोब्लास्ट इसका नाम रख दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तो उनका नाम है कार्ल बेंडा। इन्होंने टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया कार्ल बेंडा ने। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक लिटिल डिस्कवरी हमने देखा। अब बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब पावर बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर पावर बोलने का मतलब है एनर्जी। पावर बोलने का मतलब है एनर्जी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, पावर बनाता है सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी कर सकें। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, मतलब पावर बनाएगा। इसीलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल जो है, यहाँ पर देखते हैं सेल को, सेल है तो इस सेल में ढेर सारा कंपोनेंट्स है, ढेर सारा सेलुलर ऑर्गेनेल्स भरा हुआ है। तो इस
सेल्स के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है एनर्जी बनाना, एनर्जी बनाना, और वो एनर्जी बनता है एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम है एनर्जी बनाना, इसीलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को और अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर है। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये वाला एक मेम्ब्रेन हो गया और ये वाला एक मेम्ब्रेन हो गया, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दो मेम्ब्रेन से ये कवर है, बाउंड है। तो अगर दो मेम्ब्रेन से कवर है तो ये मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है, ये है और ये दोनों मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में, इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि लिपिड होगा इसके स्ट्रक्चर में और फॉस्फेट ग्रुप होगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो मेम्ब्रेन जहाँ भी होगा उसके स्ट्रक्चर में मिलेगा हम लोगों को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पर ये जो बाहर का ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, स्मूथ है, क्यों स्मूथ है, इसलिए स्मूथ है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल के अंदर में है। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल से, सेल में कोई चीज़ एंट्री किया, अब सपोज डेट इसको इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करना है। तो अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, अगर ये बाहर का ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, अगर ये स्मूथ नहीं रहेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस, कोई भी न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको स्मूथ बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पोर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है पोर्स। तो पोर्स इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो सके। पोर्स मतलब इसके मेम्ब्रेन में छोटा छोटा, बहुत बारीक, बहुत छोटा, बहुत टाइनी छेद होता है, ताकि इसके थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, ग्लूकोज, जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन होना है इस पोर से होता है। तो मेम्ब्रेन में पोर होना भी इम्पोर्टेंट है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हम जानते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटीन भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन पोर्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये जानने वाला इम्पोर्टेंट बात था। अब थोड़ा सा अंदर आते हैं, इसके स्ट्रक्चर के थोड़ा सा अंदर आते हैं। हम अंदर आएंगे तो हमें मिलेगा इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने लिखा है ये अंदर वाला है, ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन्स के बीच में। ये है, ये आउटर समझ लेते हैं और ये इनर समझ लेते हैं, और ये बीच का स्पेस है तो इसको बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस स्पेस में ढेर सारा एंजाइम्स रहता है और ईटीसी भी रहता है। ईटीसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन होता है यहाँ पर, उसका भी देखेंगे हम लोग, जब बेसिक समझेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मिला। अब देखते हैं कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब अंदर आएंगे तो ये है ये इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर फोल्डेड है। फोल्डेड होने के वजह से क्या होता है, अगर फोल्डेड नहीं होगा तो सरफेस एरिया
ये सरफेस एरिया, अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा नहीं। तो फोल्ड होने के वजह से इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, तो फोल्ड होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा, फिर इसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी चलता है, उसका भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। इसीलिए ये इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, तो इस फोल्ड हुए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो फोल्ड हुए स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टी। यह है क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है तो फोल्डेड हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टी। यहाँ पर और थोड़ा सा अंदर आते हैं तो हमें देखने मिलेगा यहाँ पे डीएनए। हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर में, एनिमल सेल है तो सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ही सारा का सारा सेल का कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। तो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर है डीएनए। और ये डीएनए है सर्कुलर डीएनए। और इस सेल में, एनिमल के सेल में न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर डीएनए मिलेगा, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पर डीएनए इसलिए है ताकि ये खुद के लिए प्रोटीन बना सके, खुद के लिए काम कर सके। इसको ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसका ज़रूरत ना पड़े। तो 50% ये अपने डीएनए का कमांड सुनता है माइटोकॉन्ड्रिया, और 50% सेल के डीएनए का कमांड सुनता है और उस तरीके से काम करता है। तो डीएनए हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर के बारे में, उसका नाम है राइबोसोम। हम लोग जानते हैं कि एनिमल के अंदर में, मतलब एनिमल बोलने का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है, एटीएस राइबोसोम्स होता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई वगैरह। तो राइबोसोम्स होता है यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का ही बात हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है एटीएस, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ये है राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स है ये 70S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में राइबोसोम्स 70S होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, बनाने के लिए। एनिमल सेल में तो था ही, ये एनिमल सेल है, न्यूक्लियस रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑर्गेनेल। तो इस सेल में, एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स मिलेगा आपको, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी राइबोसोम्स होता है। तो सेल के अंदर में जो राइबोसोम्स है वो है एटीएस, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो राइबोसोम्स है वो है 70S। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 70S राइबोसोम्स है, ये 70S प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होता है वो 70S होता है, और एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब यूकैरियोटिक सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो उसमें 70S, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम 70S। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक हिंट मिलता है कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन हुआ है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक में आया है। तो यहाँ पर एक और बात समझने लायक है कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है, मतलब एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो कोई होगा जो एनर्जी बनाता होगा,
तभी ना सेल क्या करेगा, अपना एक्टिविटी कर सकेगा, जिंदा रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है मीसोजोम्स। ये बनाता है एनर्जी। कहाँ बनाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा। तो मीसोजोम्स देख लिए, ये क्या है? एनालोगस है, एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। एनालोगस मतलब सेम, मतलब उसके जैसा दिखना और उसी जैसा काम करना। तो एनालोगस का मतलब है ये मीसोजोम्स का एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस है मीसोजोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीसोजोम्स होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी मतलब। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और बेसिक चीज़, जैसे कि यहाँ पर जो सेल है एनिमल सेल ही चल रहे हैं हम लोग, यूकैरियोटिक मतलब एनिमल सेल। तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स तो मिलेगा ही एनिमल सेल में। तो अगर इसमें, इस पूरे एनिमल सेल में अगर 100% अगर हमें एंजाइम्स मिल रहा है, तो इस 100% में से 70% रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 70 to 80 भी समझ सकते हैं। 70 से 80% एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर ऑर्गेनेल। इसमें 70 से 80% एंजाइम्स रहता है पूरे सेल का। इसका मतलब 30% बाकी जगह रहेगा एंजाइम्स। यह हमने देखा। एंजाइम्स क्या करता है? एंजाइम्स का होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एंजाइम्स करता है, ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। फिर ऑक्सीडेशन कराने के बाद एक और काम कराएगा, फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन। फिर मेटाबॉलिज्म करवाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो होता है प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब काटना, मतलब तोड़ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है। मतलब मेजॉरिटी किसका है? मेजॉरिटी है कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है और एनाबॉलिज्म बहुत कम होता है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए? एटीपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ही बनाएगा, मतलब एनर्जी बनाएगा। तो ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज इसमें जाएगा पोर्स के थ्रू। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैंने नहीं बताया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो इसमें प्रोटीन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, और ये इंटर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स। तो ग्लूकोज क्या हुआ? अंदर गया। कहाँ गया? इस मैट्रिक्स में। बीच वाला स्पेस है, मतलब कि जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही मैट्रिक्स इसमें होता है। तो ग्लूकोज अंदर गया। कैटाबॉलिज्म को हम लोग समझ रहे हैं क्यों इतना ज़्यादा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, मतलब एनर्जी बनाना। ग्लूकोज अंदर जाएगा। अब ग्लूकोज एक तरह का क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज अंदर गया। अब ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन भी तो जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा। तो ऑक्सीजन भी स्पोर्स के थ्रू इस मैट्रिक्स में चला गया। तो यहाँ पर अब आ चुका है, ग्लूकोज आ गया है और ऑक्सीजन आ गया है। अब ये कैसे कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ देखते हैं। तो ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया। यहाँ पे ये ग्लूकोज आया प्लस O2, ऑक्सीजन आया। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर प्रोसेस करके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेगा और बनाएगा यहाँ पर वाटर बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस एनर्जी बनाएगा। एनर्जी मतलब ATP,
मेन काम है एटीपी को ही बनाना। अब ये एटीपी कैसे बन रहा है, क्या क्या एंजाइम्स वहाँ पे काम कर रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। हम लोग कभी हिस्ट्री और इवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया का बारे में पढ़ के एक वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज आया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन आया, H2O बनाया, CO2 बनाया। तो CO2 तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम से, H2O एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी हमें मिलेगा। हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी, मतलब एटीपी चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आया, इसको तोड़ के क्या बनाया, एनर्जी, H2O CO2। तो कैटाबोलिज्म हो रहा था ना यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसका था, कैटाबोलिज्म का। सबसे ज़्यादा प्रोसेस होगा कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया को समझने का कोशिश किया। अब हम लोग अगर आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे।